भी चलिए सर, पेंशन का स्टार्ट किया है जाए काम सर। हाँ, हम लोग 20 लोग हो डिस्कस गए सर, करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए सर। ठीक है, 21 लोग हो गए। हाँ चलिए सर, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग आज आज हम लोग आज का टॉपिक है पेंशन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुआ। उसके पहले जो भी रेल सेवा में आए उनकी सेवानिवृत्ति ओल्ड पेंशन स्कीम से के तहत होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोगों ने 3 भाग में बांट के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक लेखा विभाग में पेंशन सेक्शन में किस तरह से काम होती है। इसको 3 भागों में हम लोग बांट कर इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक, यदि 30 अप्रैल को हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 अप्रैल को अगर कोई रिटायर कर रहे हैं तो 30 अप्रैल से पहले उनकी क्या काम होगी पेंशन सेक्शन में, और 30 अप्रैल को क्या भुगतान होगा, और 30 अप्रैल के बाद उनको क्या किस तरह से पेंशन का पेमेंट होता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये 30 अप्रैल जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है वो इसका मतलब हुआ कि 1961 के अप्रैल में 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा उनका इस मंथ में उनका रिटायरमेंट होगा 60 साल की सेवा पर सुपर एनुएशन पे। तो इसमें एक चीज क्लियर करने की चीज है कि हमने 2 तारीख से क्यों बोला। यदि 1 अप्रैल, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि 1 अप्रैल किसी, ठीक है, ठीक है, 1 अप्रैल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो पिछले मंथ में चला जाएगा, मार्च में चला जाएगा। इसलिए हमने उस पर चर्चा की कि 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल या 30 अप्रैल नहीं 1 मई तक कर सकते हैं उसको। 1961 में जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा उनका रिटायरमेंट इस महीने अप्रैल 30 तारीख को होगा। तो हम लोग ने इसको 3 पार्ट में बांट के समझने का प्रयास करने का प्रयास किया है। 30 अप्रैल से पहले उनका पेंशन सेक्शन लेखा विभाग में क्या काम होगा, इस संबंध में हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। उस पर 30 अप्रैल को जो जब रिटायर करते हैं तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। और 30 अप्रैल के बाद जब वो सेवानिवृत्त होकर चले जाएंगे उसके बाद उनको किस तरह से पेंशन का भुगतान और क्या क्या उनको देय होता है और क्या कटौती होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट है कि 30 अप्रैल से पहले क्या काम होती है लेखा विभाग में, क्योंकि हमको अपेंडिक्स 2 के पर्पज से भी देखना है और लेखा विभाग में इस पर्पज का ये है कि लेखा विभाग में जो भी काम होते हैं उनको एक समझना भी है कि क्या लेखा विभाग में किस तरह से काम होता है। तो 30 अप्रैल से पहले कोई अगर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके संबंध में क्या काम होती है सेवानिवृत्ति से पहले, तो कार्मिक विभाग द्वारा उनका सर्विस रिकॉर्ड पेंशन सेक्शन में आता है वेटिंग के लिए। उसमें पेंशन में क्या क्या वेटिंग होता है, सर्विस कंटिन्यूटी, बीच में कोई ब्रेक तो नहीं हुआ, कोई एलडब्ल्यूपी भी तो नहीं है, ये सारे चीजों को पहले वेटिंग कराया जाता है लेखा विभाग में। उनका कोई कितना एलडब्ल्यूपी है कितना छुट्टी है ये सब सारे चीजों को वेट करके फिर पर्सन को फाइल वापस चली आती है। उसी आधार पर वो क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर वो बिल तैयार करके जो भी उनको पेमेंट होना होता है, जैसे रिटायरमेंट के समय में 4 चीज पेमेंट होता है, डीसीआरजी, लीव, जीआईएस और कम्युनिकेशन, ये 4 चीज का पेमेंट होता है। तो इसका बिल बना के वो भेजते हैं फिर उसका भुगतान होता है। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा जो 4 चीज का भुगतान होता है उस पर बाद में करेंगे। अभी ये पहला फेज हो गया कि जब वो सर्विस आया सर्विस रिकॉर्ड, इसमें उनके सारे डिटेल्स रहते हैं सर्विस का, पूरे सर्विस पीरियड का जो भी एंट्री रहती है उसका वेटिंग होता है, कोई बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं है, एलडब्ल्यूपी तो नहीं है, कितनी छुट्टी है, ये सारे चीजों को देखते हुए वेटिंग करके लेखा विभाग द्वारा फिर कार्मिक विभाग को वापस कर दिया जाता है। उसके आधार पर वो बिल बना के भेजते हैं और उसके बाद उनका पेमेंट होता है। अब हम लोग आज थर्ड पार्ट पे चर्चा करेंगे, सेकेंड पार्ट पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन किस तरह से होता है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको नोट करने की चीज है, हम बाद में उसको प्रोवाइड भी करा देंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड पार्ट पे। जब कोई रिटायर कर जाता है 60 साल की सेवा पर जनरली लोग उसको सुपर एन्युएशन करते हैं। इस पर डिस्कस काइंड्स ऑफ पेंशन पे बहुत विस्तृत चर्चा द्वारा किया गया है और अमेंद्र सर द्वारा भी पेंशन फैमिली पेंशन के बारे में विस्तृत चर्चा कर दी गई है। इस पर उस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक मोटा मोटी जो जनरली जो रिटायरमेंट होता है सुपर एन्युएशन जो 60 साल की सेवा पूरी होने के बाद होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से उनका
क्या क्या उनको दे होता है और कैसे उनका भुगतान होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में सुविधा होगी। यदि किसी का वेतन, लास्ट वेतन बेसिक पे 40,000 है, तो उनका पेंशन 50%, यानी 20,000 उनको पेंशन फिक्स होगा। एग्जाम्पल इसलिए ले लिए हैं कि समझने में सुविधा होगी कि यदि किसी का बेसिक पे, ये चूंकि जो लास्ट बेसिक पे होता है उसको 40,000 हम लोग ने ले लिया है, तो 50% उसका बेसिक पेंशन होता है जो रिटायर करते हैं उनका, तो उनका बेसिक पेंशन हो गया 20,000। अब उस पर क्या क्या उनको रिटायरमेंट के समय क्या क्या और पेंशन के साथ साथ क्या क्या मिलता है, जैसे उसको डीआर मिलता है। डीआर अभी 17% है, जो हम लोग का जो रेट होता है 17%, अभी हम लोग को डीए मिलता है। डीआरनेस अलाउंस जिस पर चर्चा कल हुई थी, डी और डीआर पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन एराइज किया था कि डी और डीआर में क्या अंतर होता है। डीए एम्प्लॉय जो होते हैं उनको डीआरनेस अलाउंस मिलता है, और जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो डीआरनेस रिलीफ मिलता है। दोनों एक ही चीज है लेकिन नाम सिर्फ अलग है। डी और डीआर का डिफरेंस आपको ये क्वेश्चन राइज हो सकता है, डी और डीआर में क्या अंतर होता है। डीए जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है डीआरनेस अलाउंस, और जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको रिलीफ मिलता है। दोनों का रेट एक ही है, जो वर्तमान में 17% मिलता है। तो पेंशन के साथ डीए मिलता है, और एक मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि 1,000 रुपया एक आदमी को, ये ऑप्शनल है। कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के समय अपने बुकलेट में भर के दे सकता है कि हम मेडिकल अलाउंस लेंगे या अथवा नहीं लेंगे। इसमें जो भर के देंगे कि हम मेडिकल अलाउंस लेना चाहते हैं उनको 1,000 रुपया मिलता है। और जो कम्यूटेशन की राशि जो पेमेंट की जाती है, कम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि बोलचाल की भाषा में जो 40% कम्यूट कराते हैं उसको सारांशीकरण कहते हैं, बेचना, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं बेच दिए। 40% जो कम्यूटेशन बेचते हैं उनके कटौती होती है जो 15 साल तक होती है, वो 40% होता है। तो यदि 20,000 है इनका पेंशन है, तो उनका 8,000 रुपया 40% के हिसाब से उनका कम्यूटेशन कटेगा। तो ये इतना 3 चीज मिलना है और एक चीज कटना है। तो ये एक चीज मेडिकल अलाउंस के बारे में आप लोगों ने कल चर्चा किया था कि 1,000 रुपया किस परिस्थिति में मिलेगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं लेने और नहीं लेने। तो यदि किसी जो आवास दिखाते हैं, जो रिटायरमेंट के समय आवास दिखाते हैं कि हम इस आवास पे हम रहेंगे, तो वहां से अगर 2.5 किलोमीटर से ज्यादा किन्हीं का अगर मेडिकल हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल है, तभी उनको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। अगर 2.5 किलोमीटर के अंदर है उनका आवास हॉस्पिटल से, तब उनको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। चाह के भी वो चाहेंगे कि हमको लेना, तो उनको नहीं मिलेगा। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो ऑप्शनल है कि वो लेना चाहेंगे अथवा नहीं लेना चाहेंगे। यदि वो मेडिकल अलाउंस लेना चाहेंगे तो उनको आउटडोर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडोर फैसिलिटी मिलेगी। अगर मेडिकल अलाउंस नहीं लेते हैं तो इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी। कल आप लोगों ने एक क्वेश्चन एराइज किया था कि इंडोर और आउटडोर में क्या अंतर है। इंडोर का मतलब है कि एक शब्द से ही आती है कि कोई हॉस्पिटल के अंदर आता है, कोई बीमार पड़ता है, किसी को अगर एडमिट होना होता है तो उसको इंडोर फैसिलिटी कहते हैं, इंडोर पेशेंट कहते हैं उसको, तो उसको फैसिलिटी को इंडोर फैसिलिटी कहते हैं। और आउटडोर जो बाहर से ही अपना दवा वगैरह दे के चले जाते हैं, ये सब के लिए साधारण चीज़ों के लिए जो तो आउटडोर बाहर से ही डॉक्टर से दिखा के, रेलवे डॉक्टर से दिखा के दवा लेके चले जाते हैं, उसको आउटडोर कहते हैं। तो अगर 1,000 रुपया अगर वो लेते हैं तो उनको आउटडोर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडोर फैसिलिटी मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं एम्प्लॉय को दोनों फैसिलिटी सेवा में है, इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटी। लेकिन पेंशनर के लिए 1,000 रुपया इसलिए दिया जाता है कि जो 2.5 किलोमीटर ज्यादा है, दूर दराज हैं, जिनको हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, उनको छोटे मोटी दवाइयों के लिए 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस वो लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। इंडोर अगर उस तरह का कोई परेशानी होती है, अगर उनको एडमिट होना पड़ता है, तो उनके लिए फैसिलिटी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडोर और आउटडोर ये 1,000 रुपया ऑप्शनल है, कोई भी इम्प्लाई अपना कर सकते हैं। और इसके साथ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन भी ऑप्शनल है। कोई इम्प्लाई कम्यूट पेंशन तो करा सकते हैं, नहीं भी कर सकते। रिटायरमेंट के समय एक बुकलेट भरा जाता है जो प्रशासन द्वारा दिया जाता है, उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है कि हमारे फैमिली में कितने फैमिली मेंबर हैं, तो भी सब लिखना पड़ता है।
और वो मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, उसके संबंध में वो ऑप्शन देते हैं। दूसरी बात कि पेंशन वो कम्यूट कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर वो कम्यूट कराते हैं तो 40% उनका पेमेंट होता है, उसका हम बताएंगे किस तरह से उनका कैलकुलेशन होता है। जो कि अगर वो कम्यूट कराते हैं, ये ऑप्शनल है, कराएंगे तो उसकी रिकवरी अगले महीने से, जब पेंशन स्टार्ट होती है उस समय से 15 साल तक उसकी रिकवरी होती है। और यदि इन केस 15 साल से पहले कोई एम्प्लॉय अगर एक्सपायर कर जाते हैं, फैमिली पेंशन स्टार्ट होता है। फैमिली पेंशनर से कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होती है, ठीक है। अब जब रिटायरमेंट के समय में एक पीपीओ रेलवे के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें एम्प्लॉय द्वारा भरा जाता है डिटेल्स की हमने कहाँ से पेंशन लेंगे। पेंशन पेमेंट का पहले 3 रास्ता था, एक बैंक द्वारा, एक पोस्ट ऑफिस द्वारा, एक ट्रेजरी द्वारा। ट्रेजरी द्वारा तो बंद हो गया, पोस्ट ऑफिस वाला अभी तत्काल नहीं हो रहा है, पुराने पेंशनर हैं जो पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली बैंक से ही होते हैं। और बैंक जो नॉमिनेटेड बैंक हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, उनके द्वारा वो कहीं पेमेंट ले सकते हैं। तो वो डिटेल्स भर के देते हैं कि हम अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो भी है डिटेल्स हैं, इस बैंक से हम पेमेंट लेना चाहते हैं। रिटायरमेंट के समय में एक रेलवे द्वारा एक पीपीओ जारी किया जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। इसमें उस कर्मचारी का पूरा डिटेल्स रहता है, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर, और कहाँ से पेमेंट लेना चाहते हैं, बैंक का डिटेल्स, और वो सारे चीज उसमें लिखे रहते हैं, कितना उनको पेंशन मिलेगा, कितना फैमिली पेंशन मिलेगा, और कब ये उसके बाद इनको एज क्वांटम पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में। जब 80 साल पूरा हो जाएगा तो उसको 20% फिर इनहांस हो जाता है। सारा डिटेल्स बैंक वो पीपीओ में लिखा रहता है। वो पीपीओ फिर बैंक को जाती है, बैंक फिर अपना एक कुछ फॉर्म वगैरह भरवाता है, अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, जो पेंशनर से भरवाने के बाद वो पेंशन स्टार्ट करता है। एक सिस्टम को हम समझना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स द्वारा फिर बैंक को भेजा जाता है, बैंक फिर पेंशन स्टार्ट करती है। पेंशन स्टार्ट करने के बाद वो फिर रेलवे से पैसा किस तरह से लेती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बैंक प्रत्येक महीना, प्रत्येक जो भी बैंक है पेमेंट कर दिया पेंशनर को, उसके बाद एक स्क्रॉल बनाता है, उसमें डिटेल्स रहता है, नेम, पीपीओ नंबर, बेसिक पेंशन, डीए, जो भी भुगतान किए, चाहे जो भी रिकवरी हुआ, उसका एक समरी बना के, वो एक समरी बना के आरबीआई को एक सबमिट करते हैं, आरबीआई की हमने इतना पेमेंट किया। वो फिर आरबीआई के पास सारे बैंक का और रेलवे का एक अकाउंट रहता है, वहां से फिर हमारे अकाउंट से वो पैसा, वो यही हमारे बिहाफ में वो पैसा उनको पेमेंट कर देती है। वो स्क्रॉल फिर आ जाता है अकाउंट सेक्शन में, जहाँ पे बाद में उसकी चेकिंग होती है कि हमने जो पीपीओ जारी किया था उसी हिसाब से बैंक ने पेमेंट किया, गलत किया या सही किया, उसकी फिर हम लोग जांच करते हैं। फिर अगर कोई गलती होती है तो फिर कंसर्न बैंक को लिखते हैं। एक चीज और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सारे बैंकों ने क्या किया कि सभी ब्रांच से पेमेंट तो होता है, लेकिन इसका एक सीपीपीसी, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, सारे बैंकों ने, सभी बैंकों ने अपने अपने एक यूनिट बना लिया, एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट करने के लिए एक ऑफिस बना लिया, इसको सीपीपीसी कहते हैं। सारे बैंकों का है अलग अलग, वो सिर्फ पेंशन का काम ही देखती है। तो ब्रांच जो है सो सीपीपीसी को फॉरवर्ड कर देती है, वहां से फिर वो पेंशन तैयार करते हैं और सारे अकाउंट में वो जिनका पेंशन अकाउंट है वो क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद वो आगे का प्रोसेस करते हैं। सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, सभी बैंक का अलग अलग होता है, जो पेंशन का काम सिर्फ देखती है। वो ब्रांच एक तरह से हुआ जो सिर्फ पेंशन का ही काम देखती है। और पीपीओ में पीपीओ नंबर जो होता है उसका एक नोमिनिकल कोड होता है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए इसमें देख रहे हैं। पहले का 4 डिजिट जो होता है वो ईयर को इंडिकेट करता है, उसके बाद 2 डिजिट जो होता है सो रेलवे को इंडिकेट करता है, उसके बाद 2 कोड जो है सो यूनिट को करता है। जैसे 2021 स्टार्ट, अगर इस मंथ का जो पीपीओ जारी होगा 2021 से शुरू होगा, 2021 जो हो गया सो ईयर इंडिकेट करता है। 73 जो है सो यहाँ का ईसीआर का है, 73 आपका ईसीआर, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ईसीआर द्वारा जारी किया गया है।
उसके बाद यूनिट का, हेडक्वार्टर का 01 है, और डिवीजन का इस तरह से जो भी यूनिट है सबका उस तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो एक आप पीपीओ नंबर देखने से भी आपको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ये किस साल में जारी हुआ, कहाँ से जारी हुआ, किस यूनिट से जारी हुआ। इस तरह से पीपीओ का नंबर होता है प्रत्येक, उसके बाद उसका जो भी सीरियल नंबर आगे बढ़ते जाता है, इस तरह से पीपीओ नंबर जनरेट होता है। और ये उसके बाद सीपीपीसी को भेज दिया जाता है, सीपीपीसी अपना पेंशन को स्टार्ट करती है। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे संबंध में पेंशन किस तरह से कम्पटेशन जो है सो कम्पटेशन पे चर्चा कर लेते हैं। पेंशन तो आप लोगों ने समझ लिया कि पेंशन 50% मिलता है। 40,000 अगर किसी का वेतन है तो उसका 50% पेंशन होता है, तो यानी 20,000। और फैमिली पेंशन वो 30% होता है, जो कि 12,000 होगा। 40,000 है तो उसका 12,000 हो जाएगा। इस तरह से पेंशन और फैमिली पेंशन का जिक्र रहता है। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि पेंशनर जब रिटायर करते हैं, जब पेंशनर कोई हैं तो रिटायर करते हैं, तो उसके बाद उनको 50% और डीए और मेडिकल सब तो मिलेगा, अकाउंटेशन तो कटेगी। इन केस अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 7 साल के रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 50% उनके फैमिली में जो भी मेंबर होंगे, उनकी वाइफ होगी, स्पाउस कर सकते हैं, अगर कोई लेडी एम्प्लाई है तो उनके हस्बैंड को स्पाउस यहाँ पे जिक्र करना ज़्यादा ठीक है। तो जो भी फैमिली पेंशन स्टार्ट होगा उसको 7 साल तक इन्हांस फैमिली पेंशन ही मिलेगा। इन्हांस मीन्स 7 साल तक 50% ही मिलेगा, यानी 20,000 ही उनको 7 साल, फैमिली पेंशनर को भी 20,000 तक ही मिलेगा 7 साल तक। यदि डेथ इन सर्विस है, अगर कोई एम्प्लॉय अगर सर्विस नहीं एक्सपायर करता तो उस परिस्थिति में 10 साल तक, 2006 के बाद ये नियम आया, उसके पहले भी 7 साल था, 2006 के बाद ये नया नियम आया कि उनको 10 साल तक इन्हांस फैमिली पेंशन मिलेगा, यानी 20,000 रुपया उनके फैमिली को 10 साल तक पेंशन। ठीक है, इन्हांस के संबंध में क्लियर हो लिए। एम्प्लॉय अगर 7 साल पहले, रिटायरमेंट के 7 साल के पहले अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो फैमिली को 7 साल तक इन्हांस फैमिली पेंशन ही मिलेगा, यानी 50%। 40,000 का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, यानी 20,000 उनको 7 साल तक मिलेगा। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा क्लियर कर लीजिए, 7 साल कब तक, डेट ऑफ रिटायरमेंट से 7 साल नहीं, जिस मंथ में रिटायर कर रहे हैं उस मंथ उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, निश्चित है, 2 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, तो डेट ऑफ बर्थ से 7 साल काउंट होता है। किसी का 2 तारीख या 2 अप्रैल को अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो 2 अप्रैल 2028 तक ही उनको मिलेगा। ठीक है, 7 साल आगे। और यदि 20 तारीख को है तो 20 को होगा, 30 को अगर इन केस अगर 30 को अगर किन्हीं का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो 30 तारीख को। 7 साल हम डेट ऑफ रिटायरमेंट से नहीं लेंगे, डेट ऑफ बर्थ से लेंगे। 67 ईयर्स ऑफ बर्थ से लेंगे। क्लियर है? और डेट ऑफ रिटायरमेंट में जिस दिन एक्सपायर करते हैं वहां से 10 साल इन्हांस फैमिली पेंशन फैमिली को मिलेगा। फैमिली में कौन कौन होंगे इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हो चुकी है पहले। हेलो, हाँ सर, पूछना था कि अगर 66 इयर्स में वो डेथ कर गया रिटायरमेंट के 66वां साल में, तो क्या उसके फैमिली को 67 इयर्स में रिटायर करे? हाँ 67 तो उसके बाद वो नॉर्मल पेंशन मिलेगा। और तो मतलब अगला 7 साल तक उसके पहले अगर एक्सपायर कर गया कोई, हाँ नहीं 67 इयर्स तक, 7 साल तक ही मिलेगा। मान लीजिए जितना रिमेनिंग बच गया, मान लीजिए कि 4 साल 63 में 64 में हो गया तो 3 साल ही मिलेगा। मैक्सिमम 67 तक ही मिलेगा। समझ गए विजय जी? हाँ सर समझ गए। विजय जी समझ गए? हाँ सर समझ गए। आप तो पेंशन में काम करते हैं, इतना तो आप पीपीओ देख के सब, आप तो पीपीओ को इतना देखते हैं तो इतना तो समझना चाहिए आपको। दूसरे क्वेश्चन करते तो बात समझ में आती। ठीक है, इसीलिए सर क्लियर कर देना। समझ गए? 67 इयर्स तक ही मिलेगा। ठीक है, जिस समय क्वेश्चन आती हो उसी समय क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। 67 इयर्स तक ही होगा, ठीक है ना? और ये डेट ऑफ बर्थ से होगा, डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ रिटायरमेंट से नहीं होगा। 7 साल
ठीक है ना? ठीक सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर बढ़िया। आगे बढ़े। डेट ऑफ जी सर। डेथ में क्या होगा जिस दिन डेथ करेगा? हाँ बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है सर। हाँ सर बढ़िया। ठीक, ठीक है। अगर डेथ केस में, ये तो सुपर एनिमेशन के केस में बता रहे थे कि 60 साल की सेवा के बाद 67 ईयर्स तक, यदि डेथ इन सर्विस है, अगर कोई एक्सपायर कर जाता है डेथ इन सर्विस, तो उस स्थिति में डेथ से 10 साल आगे तक फैमिली को इनहांस फैमिली पेंशन मिलेगा, यानी 50%। जो 40,000 का हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, यानी 20,000 उसको 10 साल तक उनके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, इनहांस के संबंध में कोई डाउट नहीं है। इनहांस फैमिली पेंशन क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, कम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पेंशन में पेंशन समझ लिए 50% होता है, 30% पेंशन होता है, इनहांस फैमिली पेंशन समझ लिए, और हम लोग चलते हैं कम्यूटेशन पे। कम्यूटेशन जो है, जो हम लोगों ने सारांशीकरण उसको कहते हैं हिंदी में, इसका मोटा मोटी बोलचाल की भाषा में ये होगा कि कोई रिटायरमेंट के समय कोई रिटायर कर रहे हैं, वो अपना पेंशन को बेच लिए, 40% तक बेच सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट करेंगे, 1/96 से पहले 1/3 ही कम्यूटेशन होता था, जो 1/96 के बाद 40% कर दिया गया, यानी कि आप जितना पेंशन है आपका उसका 40% आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बोलिए सर। कम्यूटेशन के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कम्यूटेशन जो होता है कि पेमेंट, जैसे उसका हिंदी होता है सारांशीकरण। कोई पेंशन को कम्यूट कर लिया, मैंने पेंशन को रिटायरमेंट के समय बेच लिया, ठीक है ना, वो 40% बिक जाता है। ठीक है, आगे चलें। कम्यूटेशन की कटौती 15। डेट क्या बोल रहे थे सर? कम्यूटेशन जो एक 96 से पहले 1/3 होता था कम्यूटेशन। ओके सर। 96 से 1/3 से बढ़ा के 40% कर दिया गया। ठीक है ना, अब 40% अभी वर्तमान में 40% ही कोई पेंशन को बेच सकता है। अच्छा, ठीक है, ये 40% जब कोई बेच देते हैं तो अगले महीने से उनकी कटौती शुरू होती है, और वो 15 साल तक चलती है। 15 साल जैसे ही हो जाएगा वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़े आगे। और यदि 15 साल के बीच में कोई एम्प्लॉय अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो फैमिली से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कम्यूटेशन की कटौती 15 साल तक होती है। यदि 15 साल के पहले रिटायरमेंट के वजह से 60 साल पर कोई रिटायर किया तो 75 ईयर्स तक उसकी कटौती होगी। इस बीच में अगर एक्सपायर कर जाते हैं एम्प्लॉय तो फैमिली पेंशन स्टार्ट होगा, तो फैमिली पेंशनर से ये कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी। ठीक है ना, आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़े ना। हाँ सर। जी सर बढ़िया। सर आगे बढ़िए। 75 कम्यूटेशन के संबंध में कोई 15 साल तक इसकी कटौती, 75 इसलिए लिए कि 60 साल, 75 नहीं कहेंगे उसको, 15 साल तक ही कटौती होती है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिया था, 60 साल पे कोई रिटायर कर रहे हैं तो 75 साल की उम्र तक उनकी कटौती होनी है, और उसके बाद वो रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर मतलब वो फिर से पेंशन में जुड़ जाएगा। यदि मालिक 40,000 का हम लोग वेतन लिए थे तो 20,000 उनका पेंशन बन रहा था, तो 8,000 कम्यूटेशन की कटौती होगी उस हिसाब से। तो 8,000 जो कटौती है 15 साल तक होगी, और 15 साल के बाद फिर 8,000 वो बेसिक पेंशन में जुड़ जाएगा, यानी 20,000 उनका फिर बेसिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज और इसमें जोड़ दे लीजिए कि डीआर जो मिलेगा वो ओवरऑल 20,000 पर मिलेगा, वो कटौती करने के बाद नहीं मिलेगा। आज समझे, 20,000 जो उनका बेसिक पेंशन हम लोग ने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, उसमें 8,000 की कटौती हो जाएगी कम्यूटेशन की 40%। ठीक है,
डीआर जो 17% हम लोगों ने 20,000 पर जो जोड़ेंगे वो 20,000 पे ही मिलेगा, वो 8,000 घटाने पे नहीं। 8,000 घटाने के बाद डीआर नहीं जुटेगा, वो 20,000 पे ही टोटल पे डीआर महंगाई भत्ता जो उसको कहते हैं वो 20,000 पर मिलेगा, उसके बाद 8,000 की कटौती होगी। ठीक है ना, चले आगे। इन केस ऑफ डेथ सर, हाँ, हाँ ठीक है, हाँ अगर बोलिए। अगर किसी पेंशनर की, ठीक है, 65 ईयर्स हो जाती है, हाँ, तो जाने का कि 15 साल के बाद 75 ईयर्स में उसका पेंशन रीस्टोर हो जाता है, लेकिन डेथ केस में तो उनका तो रिस्टोर हो जाएगा उसी समय ना। रिस्टोर मतलब डेथ केस में तो फिर फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, हाँ, तो उसमें से कम्पटीशन की कटौती होनी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, फैमिली पेंशनर से कम्पटीशन की कटौती नहीं होगी, ठीक है ना। ओके ओके, सिर्फ इम्प्लाई के ही पेंशन से कम्पटीशन की कटौती होती है जो 15 साल तक चलता है, ठीक है ना। अच्छा, ओके कहीं सर। कोई डाउट नहीं, और कोई डाउट बोलिए। 50% कब तक ले मिलती रहती है? 50% इनहांस माने किसको, पेंशनर को, पेंशनर जब तक लाइव है तब तक 50% मिलेगा वो, ठीक है ना। बीच में हो जाने से उनके फैमिली को कब तक मिलता है? वही तो इनहांस फैमिली पेंशन की चर्चा हम लोगों ने किया है, 7 साल तक, रिटायरमेंट के 7 साल तक उनको इनहांस फैमिली पेंशन मिलेगा जो 50% होगा, उसके बाद ठीक है ना। उसके बाद फिर 30% हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। अब डेथ केस में अगर कोई इम्प्लाई, हाँ बोलिए। 10 साल के बाद ना होगा क्या सर? डेथ केस में ना, अगर कोई हाँ इम्प्लाई अगर सर्विस में अगर एक्सपायर कर जाता है तो 10 साल तक, हाँ, अगर सुपर और एनुएशन 60 साल सेवा पूरा करने के बाद अगर वो रिटायर करता है, 60 साल में रिटायर कर गया, अगर 62 साल में अगर एक्सपायर कर गए, 2 साल के बाद अगर एक्सपायर कर गए इम्प्लाई, तो उनको 67 ईयर्स तक माने 5 साल और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है उनके फैमिली को 50% ही मिलेगा, इनहांस फैमिली पेंशन उसको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनहांस फैमिली पेंशन में कहीं कोई डाउट है क्या? नहीं सर, 10 साल तक उसका फैमिली पर्सन मिलेगा 50% फैमिली डेथ को। केस में, डेथ केस में, डेथ केस में, हाँ डेथ केस में, हाँ डेथ केस में सर। ठीक है। और ऐसे हाँ नॉर्मल हाँ, पे मतलब नॉर्मल में 7 साल तक। 7 साल तक, ठीक है, कोई डाउट हाँ, नहीं है इसमें। नहीं सर। इनहांस में कोई डाउट नहीं है। कम्पटीशन में कोई डाउट है तो बोलिए। कम्यूटेशन, जो कम्पटीशन हम लोग सारांशीकरण उसको पेंशन बेचना है, आप लोग समझने के लिए आप ध्यान में रखिए उसको। कम्पटीशन जो बेच हाँ देते हैं पेंशन रिटायरमेंट के समय में कोई इम्प्लाई अगर बेच देते हैं तो उसका 15 साल तक कटौती होती है, 40% की कटौती होती है, यानी 20,000 का 8,000 रुपया पर मंथ उनकी कटौती होगी जो 15 साल तक होगी। 15 साल के पहले अगर कोई इम्प्लाई अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके फैमिली पेंशनर से उसकी कटौती नहीं होगी, ठीक है। और जो कम्पटीशन की कटौती होती है वो 20,000 में से 8,000, लेकिन डीआर जो मिलेगा वो 20,000 टोटल पर मिलेगा। टेक्निकल बात कोई क्लियर? कम्पटीशन में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कम्पटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेडिकल ठीक है। बेसिक पेंशन और क्या कहते हैं फैमिली पेंशन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 50% पेंशन मिलता है और फैमिली को 30% मिलता है, सर ठीक है। फैमिली को नॉर्मल 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 पेंशन जो मिलेगा वो 30% मिलेगा फैमिली को, कि हाँ, मतलब 7 साल? नॉर्मल फैमिली पेंशन मतलब 30% मिलेगा ना। हाँ 30%। 30% ही मिलेगा। हाँ 7 साल तक। 7 साल तक 50%। अच्छा, यही पूछ रहे थे सर, और कोई बात नहीं। 7 साल के बाद 30% हो हाँ, जाएगा। 7 साल के बाद 30% हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ सर, ठीक है। आदमी एक्सपायर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
60 वर्ष जुड़ता है क्या बोलिए। सर? जब आदमी एक्सपायर कर जाते हैं तो क्या उनका भी 60 वर्ष जोड़ा जाता है क्या? 60 साल? से उनको नहीं, इंदू जी आपका क्या? हाँ, फैमिली पेंशन जब मिलता है बीच में एक्सपायर हो जाने से कि फैमिली को एक्सपायर डेट के 60 वर्ष तक 50% मिलेगा? नहीं नहीं, पेंशनर का बात कर रहे हैं। पेंशनर जो भी कैलकुलेशन होगा पेंशनर की स्थिति पे होगा ना। पेंशनर का केस जब 60 साल पर रिटायर करते हैं, उसको सुपर एन्युएशन कहते हैं, तो उनको एक दिया गया है कि अगर 7 साल तक 67 ईयर्स तक उनके फैमिली को 50% ही मिलेगा। इस बीच में अगर कोई एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके फैमिली को 50% ही मिलेगा। 7 साल के बाद फिर वो 30% हो जाएगा। इससे पेंशनर पे जो भी बात होगी पेंशनर पर, इसमें फैमिली पेंशनर के एज से कोई मतलब नहीं है। वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसका फिर एज क्वांटम में आता है वो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ ठीक है? सर। हाँ इसमें सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। अब ये फैमिली पेंशनर कौन कौन होंगे, इस पे आप लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया है। एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेना चाहेंगे। स्पाउस, फैमिली पेंशनर में कौन कौन होंगे? स्पाउस होंगे। अगर कोई लेडी एम्प्लॉई है तो उनके हस्बैंड फैमिली पेंशनर में होंगे। अगर कोई जेंट्स हैं तो उनकी वाइफ फैमिली पेंशनर होगी। पहला उनका अधिकार है। दूसरा, अगर कोई वो अगर नहीं है, स्पाउस अगर नहीं है जीवित, तो उनके फैमिली मेंबर में कौन कौन हो सकते हैं? लड़का अगर उनका जो 25 साल से कम का है, 25 साल तक उनको फैमिली पेंशनर मिलेगा। बच्ची है, पुत्री है, तो वो अनमैरिड है तो उनको मिलेगा लाइफ टाइम। विडो, अगर कोई शादीशुदा है बाद में विडो हो गई, वो डिपेंडेंट हो गई, तो उनको फिर लाइफ टाइम मिलेगा। कोई अगर विकलांग बच्चा है फैमिली कोई एम्प्लॉय का, उनको लाइफ टाइम मिलता है। ये फैमिली पेंशनर का एक अति हुआ। किनको कौन कौन फैमिली पेंशनर में आएंगे? हेलो सर, हाँ बोलिए। विडो बहू को मिल सकता है कि नहीं? किसको? अगर कोई फैमिली पेंशनर है, उसका बेटा नहीं मतलब डेथ कर गया, तो उसकी बहू को फिर मिलता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं होता है। हाँ, क्योंकि बहू जो है डिपेंडेंट नहीं होते, फैमिली मेंबर नहीं होते। बेटा और बेटी ही डिपेंडेंट रहेगा। हाँ, उनके फैमिली मेंबर। और एक चीज और नोट कर लीजिए इस पर, कि जिस समय रिटायर करते हैं वो फैमिली डिटेल्स भर के देते हैं। बुकलेट ए हाँ और सर। बुकलेट सी भराता है। बुकलेट ए और बुकलेट सी भराता है। एक बुकलेट ए रह जाता है और बुकलेट सी बैंक में चला जाता है। उस समय जो डिक्लेरेशन देंगे जो फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, वही एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि बाद में वो फिर शादी कर लें कहें कि ये हमारी फैमिली में होंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, जो भी। हाँ डिपेंडेंट लड़की बाद में भी तो विडो हो सकती है, तो हाँ, तो वो फिर वो हाँ हाँ, तो बाद में होगी। जोड़ा जाएगा तो बाद वो में फिर सर। हाँ हाँ, तो वो फिर अपना एक कोर्ट से एफिडेविट करके देगी कि हाँ, एफिडेविट नहीं, एक सर्टिफिकेट कि हाँ ये पहले शादीशुदा थी। पहले तो वो डिक्लेरेशन भर के देंगे कि हाँ मैरिड डॉटर है, वो तो पहले हाँ, डिटेल्स ये दिए मेरी रहेंगे कि डॉटर है। हम हाँ मैरिड डॉटर है। बाद में वो तो हो गया कि ये इनके फैमिली मेंबर थे, क्या है अभी भी मैरिड हैं। तो बाद में कि हाँ। वीडियो का एक सर्टिफिकेट उनको लगा के जो कंसर्न अकाउंट सेक्रेटरी हैं वहाँ पे अप्लाई करना होगा। वहाँ से फिर उनका एक पेंशन के लिए जारी होगा, फिर से सैंक्शन होता है उनका। सर ऐसे भी होता ठीक है है, कि तलाक होने पेंशन मिलेगा उसको अगर सर, तो नहीं ना होगा अगर वो पेंशन मिलेगा अगर पेंशन कोई वो अगर फैमिली मेंबर वो होंगे। उसको। अगर उनके हेलो। फैमिली में अगर वही सिर्फ बच गए हैं और उसके पहले कोई ऊपर में नहीं है, तो उनको पेंशन मिलेगा, अच्छा, विडो को मिलेगा। लेकिन नहीं एक समझने में। सर्टिफिकेट हाँ अगर किन्हीं सर। माने जेंट्स, एक मिनट हम हम एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं। एक अच्छा। एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। मान ली हम्म। कोई अगर जेंट्स मेंबर कोई अगर रिटायर कर रहे हैं, तो एक फैमिली डिटेल्स भर के देंगे कि हमारी 2 हाँ बेटी सर। हैं, 2 लड़का है, ठीक है, मैरिड है, हम्म। जो भी है डिटेल्स भर के देंगे। बाद में उनकी वाइफ अगर नहीं है, माने वो भी एक्सपायर कर गए, उनकी वाइफ भी एक्सपायर कर गए, उनकी बेटी हम्म। जो है सो विडो हो गई, वो एक अप्लाई करके देंगे कि हम विडो हो गए हैं। तो वो फिर अपना एक सर्टिफिकेट जमा करेंगी अपने अथी के हिसाब से, अपने जहाँ भी उनका पेंशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस कंसर्न डिपार्टमेंट में, वहाँ से फिर वो पेंशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस होगा, फिर वो बैंक को जाएगा कि इनको पेंशन दिया। एक मिनट ठीक सर, है, टर्म और कंडीशन उसका ससुराल में अगर नहीं सक्षम रहेगा तब ना सर? ये तो कुछ अब ऐसा अलग है? कंडीशन हो गया ना।
हाँ, ये तो वीडियो का सेंस ये हुआ कि एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ ये वीडियो हो गई है। अच्छा, उसमें फिर क्लॉज भी है, जैसे उसका इनकम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं पे जॉब नहीं करना चाहिए, बहुत सारा चाहे क्लॉज उसका है हस्बैंड उसमें। जॉब नहीं बने, उसका हस्बैंड जॉब करता होगा तो पेंशन उसको मिलेगा, तो नहीं करेगी इधर। उसका अपना इनकम, कहीं पे वो जॉब कर रही है, जैसे 9,000 किसी का अगर मिनिमम पेंशन है तो 9,000 प्लस हाँ, डीए से अगर ज्यादा वो कमा रही है तब तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है हाँ, ना, हाँ, कहीं जॉब नहीं करना चाहिए, उसमें और सारा कंडीशन है, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो और उसमें एक मोटा मोटी हम लोग जो अभी समझ रहे हैं, बहुत डीप हाँ, नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटी जो किनको किनको मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर उसमें आप विस्तृत जाइएगा तो फिर और ज्यादा उसमें करना पड़ेगा। हाँ, एक हम अच्छा, लोग एक ठीक है मोटा मोटी सर। समझ रहे हैं कि इनको किनको फैमिली पेंशन मिल सकता है। अगर बेटा है अच्छा, तो बेटा को 25 साल तक ही मिलेगा, 25 साल से पहले अगर कहीं जॉब में आ जाता है तब तो नहीं। फिर वो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो जो पहला वाला लड़का है उनको सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसका अगर 25 साल पूरा हो गया तो उनका बंद हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले का स्टार्ट होगा। तो पीपीओ में सब लिखा रहता है, बैंक को अच्छा, अपने हाँ, आप वो कर देना है, वो डिक्लेरेशन लेके अपने आप उनको कर देना था। पीपीओ में सारा चीज मेंशन रहता है, कौन कौन फैमिली मेंबर है, कितना एज है, कब तक इनको मिलना है, हाँ, वो तो ये देखे हैं। डिटेल सब चीज लिखा रहता है। ठीक है हाँ, ना। हाँ, तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, मान लीजिए 3-4 अगर बच्चे हैं तो ऊपर से शुरू होगा, फिर उनका कंप्लीट होगा, सेकंड वाले को होगा, फिर इस तरह से नीचे क्लियर आएगा। ठीक है ना, अच्छा, हाँ, कोई हम डाउट नहीं ये ना। नहीं जान नहीं सर, ये नहीं जानते थे, हमको लगता था कि एक का नाम पड़ गया तो अब खत्म हो गया। नहीं नहीं, 25 साल कंप्लीट होने के बाद अभी दूसरा तो अभी उसका नाबालिग है ना, 25 साल से नीचे है, नाबालिग नहीं कहेंगे, हाँ, 25 साल से नीचे है हाँ, तो उनको 25 साल हाँ, तक ये मिलेगा। पहला कंप्लीट अच्छा, कर गया, फिर सेकंड को जब 25 साल तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक अच्छा, उसको फिर दूसरा को पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, हाँ सर, उसके बाद फिर तीसरा, अगर नहीं है तो फिर मान लीजिए वीडो अगर कोई है, डॉटर है, वीडियो का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किसी एक ही को मिलेगा, ऊपर से शुरू होगा। हाँ ठीक है सर, ना, समझ। कोई डाउट नहीं ना। नो सर, फैमिली पेंशन में भी कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है सर, वो तो हम लोग अगर इजाजत हो तो फर्स्ट सेशन को एंड किया जाए, क्योंकि टाइम हो गया, फिर ऐसे भी या तो बंद करना पड़ेगा या फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर लें क्या? हाँ नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है, मंडे चलिए को। ठीक। और अगर तब तक अगर कुछ क्वेरी है, अगर 1-2 मिनट बचा हुआ है इस बीच में, अगर कुछ लोग अगर जानना है कुछ और भी हाँ क्वेरी तो रह गया है तो कंटिन्यू जिनको करेंगे। जो डाउट है वो तो क्लियर कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब ठीक है, आते पूछ हैं लीजिए। सर हाँ नहीं हैंडीकैप आते हैं के तब। बता दीजिए सर, हेलो, हैंडीकैप के किन्हीं को अगर, कंडीशन में थोड़ा हाँ विकलांग है तो उनको लाइफ टाइम मिलेगा पेंशन। फैमिली अच्छा पेंशन लाइफ मिलेगा। टाइम। फैमिली पेंशन उनको लाइफ टाइम मिलेगा, कोई अगर विकलांग है तो, मेंटली डिसऑर्डर है चाहे कुछ इस तरह का, तो उनको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, वो फैमिली पेंशन के लाइफ टाइम के। ओके सर, ठीक है, हाँ सर, अभी ठीक है अभी तक जो भी, सर ठीक है, लास्ट फिर में अगले बहुत मंडे को हम लोग जो भी होगा फिर आगे बढ़ते हैं, और जो भी डाउट होगा फिर नोट करके रखिएगा। हाँ, हाँ, ठीक। बहुत बहुत ठीक है ना। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने बहुत बहुमूल्य थैंक यू समय सर। निकाला सबके लिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, सर। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबने ज्वाइन किया, सबको अपना फीडबैक भी कुछ कुछ लोग दे रहे हैं। एक्टिव तो कम लोग हैं, बट जो लोग हैं अपना हर सेशन में फीडबैक दे रहे हैं। आज और आज फिर तो से आज 33। हाँ, बहुत अच्छा हुआ क्लास। हाँ, हाँ, दोबारा भी तो ये तो आप लोग का क्वेरी होता रहेगा तो अच्छा लगेगा भी, पढ़ाने वाला को भी पढ़ाने वाला को भी, दोनों को हाँ, इंटरेक्शन। नहीं हम लोग भी सर, चाहते हैं कि बेहतर हो, आप लोग हाँ ना कुछ कमेंट्स भी करिएगा, कुछ फीडबैक में दीजिएगा, तभी तो हम लोग को कुछ पता चलेगा। जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर हम लोग पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रह रहे हैं, कभी जो हर्डल्स आ हाँ, रहा है उसको कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यही से है टाइम आपके पास 12:40 के बाद, अभी सेकंड सेशन 2:30 बजे तक है, तब तक फीडबैक जो पहले भी कुछ दिनों का बचा हुआ रह गया है वो अपना डाल दीजिए। सब दिन का, हर दिन का कौन टीचर रहे हैं वो तो आपके पास लिस्ट भी है ही, और उसके बाद अगर चेंज भी हुए हैं तो हम लोग बताते भी कि कौन हुआ है, तो इस अनुसार फिर क्या ही जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और जो पेंशन है, आपको लगता है कि अब तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं, उसमें सबसे जो अच्छा सभी जो ट्रेनर है इसमें सबसे अच्छा ट्रेनर पेंशन के लिए, पेंशन से हमको लगता है किसी का सवाल छूटेगा, क्योंकि एक एक चीज खोल खोल करके बता दिया गया है। आगे भी नहीं, अभी एक एक्चुअली क्लास, एक्चुअली हाँ, जीआरपी का बहुत छोटा सा पार्ट आता है पेंशन, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम ही